हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम रेडॉक्स के ऊपर हमारा पूरा वन शॉट रिवीजन होगा, जो कि नीट एज वेल एज जेई में आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। तो इस पूरे चैप्टर में जो भी हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम कम्प्लीटली एक ही लेक्चर में रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ये है रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच का बेसिक डिफरेंसेस क्या है, इनको ध्यान में रखिएगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी एलिमेंट में अगर हम ऑक्सीजन का एडिशन कर देते हैं तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। जैसे अगर मैं Mg में O2 ऐड कर दूं MgO को फॉर्म करने के लिए, तो हम कहेंगे कि मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो चुका है। इसी तरह से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नथिंग बट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम किसी भी कंपाउंड के अंदर से ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का अगर रिमूवल कर देते हैं तो हम कहते हैं कि एलिमेंट का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। थर्ड हमारा है बच्चों, अगर किसी एलिमेंट के अंदर से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड कर देते हो, किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड कर देते हो तो हम कहते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर देते हो तो उसका मतलब होता है कि उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। एग्जाम्पल ले लेते हैं सभी पॉइंट का एक एक करके। जैसे मान के चलिए बच्चों, मैंने H2O2 लिया। अब H2O2 को मैंने हीट कर दिया और हीट करके H2 और O2 बना दिया। अगर यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों तो ऑक्सीजन के अंदर से मैंने हाइड्रोजन को क्या किया है, रिमूव कर दिया है। तो जब हम यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूव कर देंगे ऑक्सीजन से तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो चुका है। उसी तरह से सपोज मैंने Mg में Cl2 ऐड करके MgCl2 बना दिया, तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के अंदर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो चुका है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जो एडिशन होगा तो हम कहेंगे कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो चुका है। चौथा है यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सपोज बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई MgCl2 है, इस MgCl2 में से मैंने लेटर से Mg को सेपरेट कर दिया, Mg को Cl से अलग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि क्लोरीन से एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपका रिमूव किया जा रहा है, मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे जो हमारा रीसेंट कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन को लेके, ये होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मान के चलिए जिंक आपका Zn+2 बना रहा है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो जब कोई एलिमेंट किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। और उसी तरह से बच्चों इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का क्या क्या रूल होता है उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे बच्चों। तो अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं जिंक आपका 0 से +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है बच्चों। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्सो इम्प्लाइज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन जस्ट इसका रिवर्स होगा, मतलब जैसे यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। इसी तरह से थर्ड हमारा कंसेप्ट क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, रिडक्शन कहलाएगा। मतलब जो भी चीज़ें हमने ऑक्सीडेशन के लिए डिफाइन की थी, जस्ट उसका रिवर्स क्या होगा बच्चों, रिडक्शन के केस में होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिकॉज कई बार क्वेश्चंस आप लोगों के स्पेशली मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के काफ़ी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जहाँ पे आपको एक कॉलम के अंदर कुछ स्पीशीज दी होंगी और दूसरे कॉलम में उनका करस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट दिया होगा और आपसे उसको मैच करने के लिए पूछा जा सकता है। तो कई बार क्वेश्चंस बच्चों हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके आए हैं, तो हमें उसके लिए सारे रूल्स अच्छे से समझ में आने चाहिए और रूल्स आप लोगों को याद होने चाहिए। सबसे पहला रूल हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट को किसी भी कंपाउंड के अंदर या फ्री फॉर्म में एलिमेंट का निकालने के लिए। तो सबसे पहला, अगर कोई एलिमेंट बच्चों अपने फ्री फॉर्म में है, फ्री फॉर्म इन द सेंस जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, अगर कोई एलिमेंट अपने फ्री फॉर्म में है या फिर हम उसको एलिमेंटल फॉर्म कह सकते हैं, वहाँ पे उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बच्चों, ये जितने भी फॉर्म मैंने लिखा है वो सारे हमारे क्या है, एलिमेंटल फॉर्म है। सल्फर नेचर में एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है,
फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन O2 या फिर O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से Cl हमारा Cl2, फ्लोरीन F2, Br2I, I2, सोडियम, मर्क्यूरी, यहाँ पे मैग्नीशियम या कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, अगर फ्री फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, मतलब वो किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइंड नहीं है, तो वहाँ पे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 0 0 लेना है। तो हर एक एलिमेंट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कोई पूछ ले 0 होगा। दूसरा यहाँ पे रूल क्या है, इन केस ऑफ सिंपल आयन, किस सिंपल आयन की बात करें, जिसमें सिंगल एटम होगा और उस पर कोई चार्ज होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों क्या होता है, जितना उसके ऊपर चार्ज होता है। जैसे Mg के ऊपर +2 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2, Cl का -1, सल्फर पे -2 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी -2, फॉस्फोरस पे -3 है तो यहाँ पे -3, आयरन पे +3 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 होगा। Al+3 होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम इसका क्या कहेंगे, +3। अगर लेटर से Mn+7 में है तो इसका मतलब मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना होगा, +7। क्रोमियम अगर सपोज आपका +6 में है तो इसका मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना होगा, +6। वेनेडियम लेटर से +5 में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +5। तो जब आपको एक सिंपल आयन होता है जिसमें एक ही एटम होते हैं और उन पे जो भी चार्ज आपको दिया होगा, जितना उनके ऊपर चार्ज होगा बच्चों, वही उनका करस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। अगर मैं C-4 की बात करूं तो आप कहोगे -4 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा रूल क्या है, तो तीसरा रूल है बच्चों कि अगर आपको हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन अपने जितने भी कंपाउंड होता है वहाँ पे वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। एक्सेप्शन इज विथ मेटल, मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो वहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी कंपाउंड है हाइड्रोजन के वहाँ पे वो +1 होता है, लेकिन मेटल के साथ तो -1 दिखाता है। एग्जाम्पल, अगर HCl और H2SO4 की बात करें बच्चों तो यहाँ पे हाइड्रोजन +1 और +1 में है, लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, सोडियम हाइड्राइड एंड कैल्शियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन मेटल से कनेक्टेड है और मेटल के केस में हाइड्रोजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। रूल नंबर यहाँ पे 4 क्या है, रूल नंबर 4 ये है कि जितने भी एल्कली मेटल हैं ये अपने कंपाउंड में +1 में रहते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल अपने कंपाउंड में हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होते हैं। अगर ये फ्री फॉर्म में होंगे, किसी के साथ कंबाइंड नहीं होंगे, तो ये 0 होगा। उसी तरह से एल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे मैग्नीशियम है, अगर फ्री फॉर्म में है बच्चों तो ये 0 होगा, लेकिन वही अगर सोडियम का कोई कंपाउंड आपको मैं दे दूँ NaCl, तो यहाँ पे +1 आप कह दोगे। मैग्नीशियम का कोई कंपाउंड मैं आपको दे दूँ तो यहाँ पे आप मैग्नीशियम का +2 कह दोगे। तो कंपाउंड में ये +1 एंड +2 में रहते हैं, एल्कली मेटल +1 में, एल्कलाइन अर्थ मेटल +2 में, लेकिन अगर ये फ्री फॉर्म में है तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के जितने भी कंपाउंड होते हैं वहाँ पे वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट -2 दिखाता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन बच्चों पेरोक्साइड के फॉर्म में है, पेरोक्साइड हमारा क्या होता है O2-2, ठीक है। अगर सुपर ऑक्साइड है O2-, ओजोनाइड है O3-, एंड ऑक्सीफ्लोराइड है, ऑक्सीफ्लोराइड मतलब जब ऑक्सीजन F के साथ फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड होगा, तो दो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, इनको हम ऑक्सीफ्लोराइड कहते हैं। तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन आपका -1 में होता है बच्चों, सुपर ऑक्साइड में -1/2 में, ओजोनाइड में -1/3 एंड ऑक्सीफ्लोराइड में OF2 के अंदर ऑक्सीजन +2 में होता है एंड यहाँ पे O2F2 के अंदर ऑक्सीजन +1 में होता है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर ऑक्सीजन का कंपाउंड फ्लोरीन के साथ है तो हमेशा प्लस दिखाएगा, लेकिन अगर फ्लोरीन के अलावा किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब किसी और एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, फ्लोरीन के अलावा किसी और एलिमेंट के साथ अगर उसका कोई कंपाउंड है तो ऑक्सीजन हमेशा बच्चों नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे रूल नंबर 6 क्या कहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1। ये हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जितने भी कंपाउंड आपके फ्लोरीन के होंगे वहाँ पे वो हमेशा -1 ही दिखाता है, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। इट कैन नेवर शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इट विल ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड। लेकिन जो बाकी हैलोजन है बच्चों ये पॉजिटिव भी दिखाते हैं,
इन एडिशन टू -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। -1 तो दिखाते ही हैं, बट साथ साथ में इनके जो कंपाउंड होते हैं उनमें ये अपना +1 ऑक्सीडेशन, +3, +5, +7 सभी तरह के पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने ले रखा है, यहाँ पे देखिए क्लोरिक एसिड HClO3 पर क्लोरिक एसिड HClO4, उसके बाद यहाँ पे क्लोरस एसिड है HClO2 एंड हाइपोक्लोरस एसिड है HClO। यहाँ +1 है, यहाँ +3 है, यहाँ +7 है, यहाँ पे +5 है। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रही हूँ मैं? Cl की। इसी तरह से ब्रोमीन भी बच्चों आपका क्या करता है? -1 भी दिखाता है एंड इन एडिशन टू -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी ब्रोमीन अपने कंपाउंड में दिखाता है। आयोडीन के केस में भी वही है बच्चों, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी वो अपने कंपाउंड में दिखाता है। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैलोजन के केस में सिर्फ फ्लोरीन को अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं बच्चों वो हमेशा क्या करेंगे? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं इन एडिशन टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड रूल नंबर हमारा 7 क्या कहता है? किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा? चार्ज प्रेजेंट ऑन द मॉलिक्यूल के बराबर होगा। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जैसे KMnO4 है तो हम यहाँ पे राइट साइड में 0 लिखेंगे। अगर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना आप चार्ज यहाँ पे राइट साइड में लिखोगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको आप यहाँ पे कंसिडर करोगे। तो रूल क्या है? जैसे KMnO4 है तो KMnO4 में हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज द मॉलिक्यूल इज neutral. In case of negatively charged, what I can write? Oxidation state of manganese plus 4 into oxidation state of oxygen will be equal to -1. And in case of ammonium ion, what I can write? Oxidation state of nitrogen plus 4 into oxidation state of hydrogen, and that will be equal to the overall charge present on the species. So these are some of the rules बच्चों जिनको आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोगों के कई बार ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के ऊपर नीट में आ चुका है। एज वेल एज जेई में भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आपके जो मैच द फॉलोइंग टाइप के होते हैं उनमें कई बार क्वेश्चंस आपके इस तरह के आ चुके हैं। नेक्स्ट थिंग बच्चों, दिस नोट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। यहाँ देखिए मैंने 2 कॉलम बनाए हैं जिसमें कॉलम 1 के अंदर मैंने एलिमेंट ले रखा है और उस कॉलम 2 के अंदर बच्चों इन एलिमेंट का जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उनको मैंने मेंशन कर रखा है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जो आपको आइडिया देगा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना तक हो सकता है या लोएस्ट कितना तक हो सकता है। सबसे पहले अगर हम एल्कली मेटल की बात करें बच्चों तो एल्कली मेटल का 0 होता है जब वो फ्री स्टेट में होता है, लेकिन जब वो कंपाउंड बना लेता है तो कंपाउंड में वो मैक्सिमम कितना दिखाता है? +1। एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो जब वो फ्री फॉर्म में होता है बच्चों 0, लेकिन अगर उसके कंपाउंड की बात करें तो ये +2 दिखाता है। ये दोनों जो हमारे एलिमेंट्स हैं एल्कली एंड एल्कलाइन, मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये कभी भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएंगे। नेवर शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, रिमेंबर दिस पॉइंट ऑलवेज। नेक्स्ट थिंग, अगर हम ग्रुप 13 की बात करें बच्चों, अगर ये एलिमेंटल फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में है, इनके एलिमेंट बोरॉन फैमिली जिसको हम कहते हैं, जैसे अगर सपोज आपको सिंपली बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये इंडियम, थैलियम इस तरह से दिया है, अगर ये एलिमेंटल फॉर्म में, फ्री फॉर्म में है तो सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 0 0 लेना है। लेकिन अगर मैं इनके कंपाउंड की बात करूं बच्चों तो इनके कंपाउंड के अंदर ये सारे एलिमेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 दिखाते हैं और मैक्सिमम +3 दिखाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ग्रुप 13 का जो जनरल हमारा लोएस्ट एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये -3 मिनिमम होता है और मैक्सिमम आपका +3 होता है। मतलब +3 के बियॉन्ड आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 13 के एलिमेंट के कंपाउंड में नहीं मिलेगा। कार्बन फैमिली का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -4 होता है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। ग्रुप 15 जिसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं या निक्टोजेंस कहते हैं, इनके अंदर मिनिमम आपका बच्चों -3 होता है, मैक्सिमम +5 होता है। +5 से ज़्यादा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट इन एलिमेंट के केस में नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन फैमिली की बात करें बच्चों तो ऑक्सीजन फैमिली जिसको हम क्या कहते हैं,
यहाँ पे हैलोजन जैसे हमारा क्या होता है बच्चों, हैलोजन फैमिली मतलब ग्रुप 17, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरीन फैमिली भी कहते हैं। तो फ्लोरीन फैमिली को हैलोजन कहते हैं, और ऑक्सीजन फैमिली को एक और नाम से जाना जाता है, चेल्कोजेंस। तो चेल्कोजेंस फैमिली के अंदर बच्चों लोएस्ट हमारा -2 होता है, हाईएस्ट हमारा +6 होता है। एंड ग्रुप 17 जिसको हैलोजन फैमिली भी कहा जाता है, इसका लोएस्ट होता है -1, हाईएस्ट होता है +7। अगर मैंगनीज की बात करें बच्चों, ये दोनों एलिमेंट मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इस चैप्टर में बच्चों इन दोनों एलिमेंट के कंपाउंड काफ़ी बार आप लोगों को मेंशन किए जाते हैं। तो मैंगनीज का लोवेस्ट होता है +2 और हाईएस्ट होता है +7। +2 और +7 के बीच में जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, हर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका ये एलिमेंट दिखाता है अपने कंपाउंड में। +2 में भी, +3 में भी, +4 में भी, +5 में भी, +6 में भी और +7 में भी। +7 के बियॉन्ड ये नहीं जा सकता है। और क्रोमियम का बच्चों यहाँ पे +2 इज़ द लोवेस्ट एंड +6 इज़ द हाईएस्ट, एंड इन बिटवीन +2 एंड +6 ऑल टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर शोन। +2, +3, +4, +5, +6, ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्रोमियम दिखाता है अपने कंपाउंड में। तो ये सारी बातें बच्चों आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका एप्लीकेशन अभी जाके हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पे पड़ेगी। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान में रखने हैं। पॉइंट क्या याद रखना है, जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा आयरन का होता है। तो आयरन के केस में हमारा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +2 एंड +4 +3 होता है। +4 एंड +6 वाले कंपाउंड भी रेयर होते हैं, लेकिन वो उतने ज़्यादा कॉमन नहीं होते हैं आयरन के केस में जितने कि +2 एंड +3 होते हैं। बस एक एक्सेप्शन ध्यान में रखिएगा, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ध्यान रखिएगा FeH2O5NO, और ओवरऑल चार्ज कितना होता है +2। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों यहाँ पे +1 होता है। सो रिमेंबर दिस कंपाउंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2 एंड +3, बट एक एक्सेप्शन है हमारा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का, जहाँ पे आयरन अपना कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आपका दिखाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट हम किसको कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट दोनों का मतलब सेम ही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसको कहते हैं बच्चों जो खुद का रिडक्शन कराता है, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का रिडक्शन कराएगा, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। और रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट हम उस स्पीशीज़ को कहते हैं जो अपना क्या करता है, ऑक्सीडेशन, और दूसरों का क्या करता है, रिडक्शन। तो जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कर दे और खुद का रिडक्शन कर दे, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और जो दूसरों का रिडक्शन कर दे और खुद का ऑक्सीडेशन कर दे, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर कोई एलिमेंट बच्चों अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कोई भी एलिमेंट अगर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उस कंपाउंड के अंदर वो एलिमेंट आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, MnO4-, ठीक है, मैंगनेट आयन। यहाँ पे ये हमारा परमैंगनेट आयन है। ये परमैंगनेट आयन के अंदर जो बच्चों मैंगनीज है वो +7 में है। एंड जैसा कि ऊपर में मैंने कहा था कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट कितना हो सकता है, +7। ये +7 के आगे नहीं जा सकता है, मतलब मैंगनीज कभी भी +7 से अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा के +8 या +9 नहीं कर पाएगा। तो इसके पास एक ही ऑप्शन है, खुद को रिड्यूस करने की। तो जब कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो खुद का हमेशा रिडक्शन ही करा सकता है, खुद का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो जो खुद का रिडक्शन कर दे बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट कहते हैं। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका सिर्फ और सिर्फ खुद का रिडक्शन हो सकता है, और जो खुद का सेल्फ रिडक्शन कराता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई एलिमेंट बच्चों अपने लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हमेशा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह फंक्शन करेगा। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, सपोज मेरे पास H2S है बच्चों, तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। अब यहाँ देखो, सल्फर हमारा बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 16 में, और ग्रुप नंबर 16 का लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है -2। -2 से नीचे नहीं जा पाएगा, मतलब -3 या -4 पॉसिबल नहीं है इनके अंदर। तो जब कोई एलिमेंट अपने लोवेस्ट में होता है ऑलरेडी, तो इसके पास एक ही ऑप्शन है, ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा सकता है, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करा सकता है। और जब कोई एलिमेंट खुद का
हल्का ऑक्सीडेशन करा दे उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब कोई एलिमेंट बच्चों अपने लोवेस्ट में होगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, जब कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वहाँ पे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह फंक्शन करेगा, और जब कोई एलिमेंट बच्चों अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो दोनों तरह से फंक्शन कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं H3PO3 की, जहाँ पे फॉस्फोरस आपका +3 में है बच्चों। अब फॉस्फोरस बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 15 से, और ग्रुप नंबर 15 का लोवेस्ट होता है -3, हाईएस्ट होता है +5। तो जब +3 की बात करें, H3PO3 की बात कर रही हूँ मैं, जहाँ पे फॉस्फोरस +3 में है, तो ये +3 आपका -3 और +5 के बीच में लाई कर रहा है बच्चों। तो जब कोई एलिमेंट अपने इंटरमीडिएट में होगा तो ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज भी कर सकता है और ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी कर सकता है। तो जब दोनों तरह की पॉसिबिलिटी होगी इनके पास तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों तरह से फंक्शन करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी फंक्शन करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी फंक्शन करेगा। नेक्स्ट थिंग, ये जो कुछ बच्चों में स्ट्रक्चर्स लेके आई हूँ, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बच्चों फॉर जेई एज वेल एज नीट। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसको आप यूज़ करके ऑक्सीडेशन स्टेट आप स्ट्रक्चर्स में आसानी से निकाल पाएंगे। पहले इस ट्रिक को समझ लीजिए। ट्रिक क्या है, अगर सपोज दो सेम एटम है, उनके बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है। अगर कोई दो सेम एटम है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपका 0 है, जैसे सपोज ये कार्बन है ये भी कार्बन है, उनके बीच में कोई बॉन्ड है, तो जब बच्चों दो सेम एटम होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस 0 होगी तो जितने बॉन्ड है एटम के बीच में उतना चार्ज लगा दो। मतलब जितने बॉन्ड है आप वहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर सिमिलर एटम है ना तो दोनों के ऊपर 0 0 चार्ज होगा, वेदर इट इज़ हैविंग अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर सेम एटम है तो दोनों के ऊपर 0 0 चार्ज लगाना है। अब आते हैं इन तीन केसेस में। अगर सपोज ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है जिसमें ए आपका बच्चों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसमें ध्यान रखना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को नेगेटिव चार्ज देना है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को पॉजिटिव चार्ज देना है। और चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जितना इनके बीच में बॉन्ड होगा। तो यहाँ एक बॉन्ड है तो यहाँ मैग्नीट्यूड 1 1 दे दिया, बट नेगेटिव दिया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, पॉजिटिव दिया मैंने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। यहाँ कितने बॉन्ड है बच्चों, 2, तो मैग्नीट्यूड होगा 2 2। लेकिन नेगेटिव किसको देना है बच्चों, ए को, और पॉजिटिव किसको देना है, बी को। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको नेगेटिव। यहाँ पे अगर बात करें तो 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड का मतलब है मैग्नीट्यूड 3 3 होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव हम देंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को, पॉजिटिव देंगे हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को। अब इसी ट्रिक को यूज़ करके बच्चों हम किसी भी तरह का स्ट्रक्चर अगर हमें दे दिया जाता है, ठीक है, आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से निकाल सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत ही फेमस क्वेश्चन है CrO5। ये जो हमारा कंपाउंड होता है बच्चों CrO5, इसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। काफ़ी बार आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर बच्चों हम अपना एक्चुअल मेथड से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाएंगे तो कैसे निकालते हैं, देखिए क्रोमियम का लेटेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट X है, +5 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम कितना लेते हैं, -2, तो यहाँ पे X = +10 हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने ऊपर में आपको लोवेस्ट और हाईएस्ट का कंसेप्ट बताया था तो उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि क्रोमियम के केस में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, +6 हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कितना मिला है, +10, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि क्रोमियम अपने कंपाउंड में +6 से ज़्यादा नहीं दिखा सकता है। तो जब ऐसा कुछ केस आए बेटा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कंपाउंड के अंदर निकाला है अगर वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब उस कंपाउंड के अंदर कुछ ना कुछ पेरोक्सी बॉन्ड है, कुछ ना कुछ पेरोक्सी लिंकेज है। पेरोक्सी लिंकेज हम किसको कहते हैं, इस तरह के लिंकेज को हम पेरोक्सी लिंकेज कहते हैं। तो ऐसे केसेस में बच्चों हमें उनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। अगर हम अपने एक्चुअल मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाएंगे तो हमें गलत आएगा। तो इसी केस में आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला कंपाउंड है बच्चों क्रोमिक ऑक्साइड विच इज़ CrO5। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जैसा होता है। अब मैं यहाँ पे इस ट्रिक को अप्लाई करती हूँ, तो इस ट्रिक को गौर से देखो।
सबसे पहले इन बॉन्ड को देखते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे देखो क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, मतलब ये कुछ इस केस का है, इस तरह का केस है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको नेगेटिव देंगे और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव देंगे। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसको -2, क्रोमियम को +2। इसी तरह से अगर इन सारे बॉन्ड की बात करें जो क्रोमियम से लगा है, बस उसी को देखना है बच्चों, क्योंकि हम क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं। तो क्रोमियम से जितने भी बॉन्ड लगे हुए हैं बस उन्हीं को कंसिडर कीजिए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या होगा, ये जो मेरे पास बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, इसमें देखो क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, मतलब ऐसा केस लगेगा। अब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर -1 चार्ज और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर +1 चार्ज। उसी तरह से अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूँ -1 +1, इस बॉन्ड की बात करूँ -1 +1, इस बॉन्ड की बात करूँ -1 +1, तो अगर मैं टोटल चार्ज यहाँ पे क्रोमियम का निकालूंगी तो कितना आएगा, टोटल चार्ज हमारा यहाँ पे +6 आ जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों कि इस तरह से देखो यहाँ पे ये +1, ये +1, ये +1, ये +2, ये +1, टोटल हमारा +6 आ चुका है। सेकेंड कंपाउंड है हमारा H2SO5, जिसको कैरो एसिड भी कहा जाता है या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, दिस इज पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। दोनों में से कोई भी नाम आपको दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। कैरो एसिड को हम पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चों में सल्फर का निकालना है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक। कैसे, यहाँ -2 है तो यहाँ पे +2 होगा, इस बॉन्ड की वजह से -2 तो यहाँ पे +2 होगा। और अगर मैं लेफ्ट और राइट वाले बॉन्ड की बात करूँ, इन बॉन्ड की वजह से, तो ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड जब होता है तो ये वाला ट्रिक लगेगा। तो सल्फर ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इसको -1, इसको +1, फिर से इसको -1, इसको +1, तो टोटल चार्ज जब बच्चों आप निकालने जाओगे तो यहाँ पे सल्फर के ऊपर +6 मिलेगा। उसी तरह से बाकी केस में भी हम सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे। यहाँ भी देखिए मार्शल एसिड के केस में, मार्शल एसिड को एक और नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ देखिए अगर मैं इस सल्फर की बात करूँ, इसका भी +6 है, इसका भी +6 है। कैसे, ऊपर वाले सल्फर की अगर बात करें बच्चों तो ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ -2, यहाँ +2 अकॉर्डिंग टू दिस रूल। इसी तरह से नीचे -2, यहाँ पे +2 और लेफ्ट वाले में -1 +1, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन के बीच में एक ही बॉन्ड है एंड ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर -1 और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर +1। और राइट वाले बॉन्ड की वजह से भी सल्फर पे +1, ऑक्सीजन पे -1, तो हमें टोटल सल्फर पे चार्ज देखना है। तो जब टोटल चार्ज आप निकालने जाओगे बच्चों तो आपको +6 मिलेगा, इस सल्फर पे भी और इस सल्फर पे भी। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर हमारा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, 2 तरह के क्लोरीन है बच्चों। यहाँ देखिए ये एक बॉन्ड है, मतलब मैग्नीट्यूड 1 होगा, बट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा कैल्शियम है तो उस पर प्लस, Cl पे माइनस, मतलब ये Cl जो है बेटा वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब यहाँ देखो ये जो Cl है ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और बॉन्ड कितने हैं, एक, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये 2 अलग अलग एटम हैं। तो यहाँ पे Cl के ऊपर हम क्या देंगे, +1, ऑक्सीजन पे -1, क्योंकि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसी पे नेगेटिव और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे पॉजिटिव। तो इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर में बच्चों 2 तरह के क्लोरीन हैं, एक -1 वाला है और एक +1 वाला है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं बच्चों, जितने भी Cl हैं उनके ऊपर जो जो चार्ज आया है उनको सम कर दीजिए। तो +1 और प्लस करेंगे अगर -1 का, मतलब इन दोनों का सम अगर लेंगे तो टोटल चार्ज हमारा 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ Cl एटम विच इज़ 2, तो 0/2 विल बी 0। मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आपको अगर पूछ लिया जाए ब्लीचिंग पाउडर के अंदर Cl का तो आप 0 कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम में। फिर बच्चों यहाँ पे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे सबसे पहले हमारा कार्बन सब ऑक्साइड, इनके स्ट्रक्चर्स याद रखिएगा और इसी ट्रिक को अप्लाई करके बच्चों सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे कार्बन सब ऑक्साइड के केस में बच्चों 3 यहाँ पे कार्बन एटम है, जिसमें 2 कार्बन के ऊपर +2 मिलेगा और जो सेंट्रल वाला कार्बन है उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। कैसे, देखिए एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका ही। यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये -2 आएगा, ये +2 आएगा, इसी तरह से ये -2 आएगा, ये +2 आएगा। अब मैं इस बॉन्ड की अगर बात करूँ तो कार्बन कार्बन यहाँ पे सेम है, तो ये कैसा केस है बच्चों, ये केस हो गया ये वाला,
जब दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड होगा। तो जब दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड होता है बच्चों, उस बॉन्ड की वजह से कोई भी चार्ज नहीं आएगा दोनों एटम पे। उसी तरह से अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूँ तो यहाँ पे भी इन दोनों बॉन्ड की वजह से इन एटम पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। तो अगर मैं टोटल चार्ज निकालूँ कार्बन पे 0 0 0, तो सम भी कितना होगा 0। अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो इस कार्बन पे कितना चार्ज आया है, यहाँ पे +2 एंड 0, तो टोटल मिला के कितना हो गया +2। यहाँ पे भी +2 एंड 0 कितना हो गया +2। तो तीन तरह के कार्बन हैं, दो +2 वाले और एक 0 वाला। अगर एवरेज आपको पूछ लिया जाए तो एवरेज में क्या करते हैं, टोटल चार्ज कार्बन पे कितना है उसको सम कर दीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कार्बन कर दीजिए। K3BrO8 का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, और यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +5 आता है। इसको निकाल भी सकते हैं बच्चों। जैसे देखिए ब्रोमीन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और ये सारे बॉन्ड ब्रोमीन से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो सभी जगह पे एक एक बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड, और सभी जगह पे AB टाइप का बॉन्ड है, मतलब दो डिफरेंट एटम हैं। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर -1, यहाँ पे +1, -1 +1, -1 +1, -1 +1, -1 +1। टोटल चार्ज निकालोगे ब्रोमीन के ऊपर तो कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। वही सब कुछ बच्चों बाकी केसेस में भी आपको लगाना है सेम ट्रिक को। और इस तरह से मैंने सभी के यहाँ पे इंडिविजुअल सल्फर जो है, जैसे देखो Na2S2O3 जिसको सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं, इसमें दो तरह के सल्फर है बच्चों। बीच वाला जो सल्फर है उस पर अगर ट्रिक लगाओगे सेम तो +5 मिलेगा, और साइड वाला जो सल्फर है उस पर -1 मिलेगा। अगर एवरेज पूछ लिया जाए तो सम कर दीजिए, सम करने से 4 आएगा और नंबर ऑफ सल्फर हमारा 2 आ जाएगा। तो +2 इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। Br3O8 इसका स्ट्रक्चर याद रख लीजिएगा। इसमें तीन तरह के ब्रोमीन है। जो टर्मिनल ब्रोमीन है उनके ऊपर +6 चार्ज आएगा। आप सेम ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए -2 -2 -2, यहाँ -2 है तो ये +2, -2 है तो +2, -2 है तो +2, तो टोटल चार्ज कितना हो गया +6। क्योंकि ये जो बॉन्ड है बच्चों ब्रोमीन के बीच में है, तो इस बॉन्ड की वजह से चार्ज 0 0 लगेगा, तो ओवरऑल चार्ज +6 ही आएगा। यहाँ पे भी +6 ही आएगा, और बीच वाले में -2 +2 -2 +2, और लेफ्ट वाले बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं, राइट वाले बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं। क्यों? क्योंकि बॉन्ड आपका ब्रोमीन के बीच में, तो डिफरेंस यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 0 0 है, तो दोनों पे चार्ज भी 0 0 देना है उस पर्टिकुलर बॉन्ड की वजह से। तो टोटल चार्ज बच्चों यहाँ पे कितना है, तीन तरह के ब्रोमीन है, दो +6 वाले और बीच वाला +4 वाला। तो टोटल अगर चार्ज की बात करें तो +16 होगा, 6 6 12, 12 + 4 16, एंड नंबर ऑफ ब्रोमीन आपका 3 है। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इक्वल टू +16/3। उसी तरह से सोडियम टेट्राथायोनेट के अंदर अगर बात करें बच्चों, तो सोडियम टेट्राथायोनेट हमारा Na2S4O6 होता है, जिसमें 4 सल्फर है। जो बीच वाले सल्फर है बच्चों उन पे 0 0 चार्ज होगा, क्योंकि अब देखो ये जो सल्फर आइटम है वो दोनों तरफ से सल्फर से ही कनेक्टेड है। तो इस बॉन्ड और इस बॉन्ड दोनों तरफ के बॉन्ड से उसके ऊपर कितना कितना चार्ज मिलेगा, 0 0 चार्ज ही मिलेगा। तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट का है, ये भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट का है, बट ये सल्फर के ऊपर +5 होगा और इस सल्फर के ऊपर +5 होगा। एवरेज की अगर बात करें तो टोटल चार्ज सल्फर पे कितना है, +5 0 0 +5 विच इज +10, और नंबर ऑफ सल्फर कितने हैं, 4। तो जितने भी बच्चों मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक बताया है, आप उस ट्रिक को अप्लाई करके किसी भी तरह का अगर आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाता है तो आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो छोटा सा ट्रिक और है बच्चों, ये डेटिव बॉन्ड के केस में है। अगर आपको सपोज कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे डेटिव बॉन्ड है दो एटम के बीच में, तो वहाँ पे आपको कौन सा ट्रिक लगाना है। यहाँ पे देखो, जैसे सपोज ए हमारा डोनर है, बी हमारा एक्सेप्टर है, तो डेटिव बॉन्ड को हम इस एरो से दिखाते हैं। यहाँ दो केसेस आपको ध्यान में रखना है। अगर डोनर एटम बच्चों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक्सेप्टर एटम आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब डोनर आपका मोर है और एक्सेप्टर आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन दैट केस इस डेटिव बॉन्ड की वजह से दोनों एटम पे कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर रिवर्स केस कर दे, डोनर आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्सेप्टर आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डोनर के ऊपर डेटिव बॉन्ड की वजह से +2 चार्ज आएगा और एक्सेप्टर के ऊपर -2 चार्ज आएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड की अगर बात करें बच्चों, यहाँ पे कोई भी डेटिव बॉन्ड नहीं है इस स्ट्रक्चर में। अब हम अपना ओरिजिनल ट्रिक लगाएंगे जो ऊपर आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया था। इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो देखो क्या बनेगा।
हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक आप लोगों को मैंने बहुत बार ये ट्रिक्स, इससे पहले भी जो वन शॉट रिवीजन मैंने करवाया था, इवन मोल कंसेप्ट के अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर, वहाँ पे एक ट्रिक आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। क्या ट्रिक था? फोन कलीबर ISC pH। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों गौर से देखिए, ये जो हमारा यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का लोकेशन है, कार्बन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है। तो इसलिए अगर दो अलग अलग एटम है बेटा, और जितने बॉन्ड है इनके बीच में उतना मैग्नीट्यूड आएगा, लेकिन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको नेगेटिव, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको पॉजिटिव। अब इन दोनों की बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड है? 3। और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, कार्बन यहाँ पे है, नाइट्रोजन यहाँ पे, तो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब 3 बॉन्ड है बच्चों, तो मैग्नीट्यूड कितना कितना आएगा दोनों के ऊपर? 3 आ जाएगा। बट जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको नेगेटिव, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन पे टोटल चार्ज तो -3 ही होगा, कार्बन पे टोटल चार्ज अब कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। +3 एंड -1 को ऐड कर दो, और हाइड्रोजन पे +1 होगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है बच्चों हाइड्रोजन साइनाइड का, जिसमें इंडिविजुअल एटम पे कैसे ये चार्ज आया वो हम ट्रिक को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। बट अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड की बात करें, तो हाइड्रोजन साइनाइड हमारा बच्चों, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड सॉरी, ये हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक बॉन्ड आपका डेटिव होता है। अब गौर से देखिए बच्चों, अगर मैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की बात करूं, तो यहाँ डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, एक बॉन्ड है तो मैग्नीट्यूड 1 आएगा, बट नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कुछ इस तरह का बॉन्ड है, जिसमें एक आपका डेटिव है। पहले इस डेटिव बॉन्ड की वजह से देख लेते हैं। तो डेटिव बॉन्ड देखो बच्चों किसके बीच में? नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ, मतलब ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। अब डोनर एटम बच्चों यहाँ पे क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक्सेप्टर से, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। तो जब डोनर आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एक्सेप्टर से, तो इसका मतलब A और B पे उस डेटिव बॉन्ड की वजह से कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो इस डेटिव बॉन्ड की वजह से कोई भी चार्ज हम नहीं लगाएंगे, तो उससे बचा कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड। अब इन दोनों बॉन्ड की वजह से क्या लगेगा? देखो, नाइट्रोजन 2 बॉन्ड अब रह गए, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड 2 होगा। अब यहाँ नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको -2, इसको +2, तो कार्बन पे -2 दे दो, इसको +2 दे दो, सॉरी कार्बन को +2 दे दो, नाइट्रोजन को -2 दे दो। अब टोटल चार्ज हम काउंट कर लेते हैं बच्चों, तो इस स्ट्रक्चर में देखो क्या मिला? HNC, कार्बन पे टोटल चार्ज +2 है, नाइट्रोजन पे -2 एंड -1, इस बॉन्ड की वजह से -1 और इस बॉन्ड की वजह से -2, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? -3, और हाइड्रोजन पे +1। तो इस तरह से बच्चों हम इस ट्रिक को अप्लाई करके किसी भी एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। सेम अगर बच्चों यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की बात करूँ मैं, तो देखो ये जो हमारा डबल बॉन्ड है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये -2, ये +2 आ जाएगा। डेटिव बॉन्ड को अगर गौर से देखेंगे बच्चों, तो डोनर एटम आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्सेप्टर आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब डोनर आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक्सेप्टर आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो डोनर पे आता है +2, एक्सेप्टर पे आता है -2। मतलब इस डेटिव बॉन्ड की वजह से इस पे आएगा +2, इसके ऊपर आएगा -2। और रही बात इस बॉन्ड की, तो ये बॉन्ड जो है बच्चों ये सिंगल बॉन्ड है, इस पे -1, इस पे +1, क्योंकि मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? जितना बॉन्ड होता है दोनों के बीच में, तो मैग्नीट्यूड विल बी 1 बट ऑक्सीजन विल हैव माइनस चार्ज और नाइट्रोजन विल हैव प्लस चार्ज। तो टोटल यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, तो टोटल चार्ज कितना आ गया नाइट्रोजन पे? +5। उसी तरह से बच्चों सेम ट्रिक लगा के अगर इसके अंदर निकालोगे तो आपको यहाँ भी नाइट्रोजन पे +5 मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को ट्रिक अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। इस ट्रिक को अप्लाई करके किसी भी तरह का स्ट्रक्चर अगर आपको दे दिया जाए, कोई भी एटम दे दिया जाए, आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हमारा है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे काफ़ी बार क्वेश्चंस आप लोगों के आ चुके हैं। तो वैसे तो बच्चों बैलेंसिंग के लिए हमारे पास 2 रूल है, एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक होता है यहाँ पे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बट आई वुड
एडवाइस हो कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ एक ही मेथड के ऊपर स्टिक रहें। या तो आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कंफर्टेबल है तो आप उसको फॉलो कीजिए, और अगर आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में कंफर्टेबल है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो मेथड फॉलो किया है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड मैंने इसलिए बच्चों फॉलो किया क्योंकि ये यहाँ पे क्या होता है, हमें इक्वेशन को दो हाफ में स्प्लिट नहीं करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा इजी मेथड है, ये थोड़ा सा कम टाइम टेकिंग मेथड है। हम यहाँ पे जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम कम टाइम में क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करें। ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसे मेथड को अडॉप्ट करना है जो हमारा कम टाइम टेकिंग हो। इसीलिए मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को लेके आई हूँ इस रिवीजन के अंदर। सबसे पहले बच्चों एसिडिक मीडियम के अंदर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूंगी, फिर बेसिक मीडियम के अंदर भी हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो आपको याद रहेगा कि एसिडिक और बेसिक में किस तरह से इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो एक इक्वेशन दिया है, ये हमारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, अब हमें इसको बैलेंस करना है। तो स्टेप नंबर 1 में आपको करना क्या है बच्चों, जितने भी एलिमेंट हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लो। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकाला +6, आयरन का +2 है, यहाँ पे क्रोमियम का +3, आयरन का +3। ये सारे रूल हम ऑलरेडी सबसे पहले वाले पार्ट में ही समझ चुके हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने सभी को आप लोगों को बता दिया था कि कौन कौन सा रूल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने का। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व है सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिए। तो पहला स्टेप हमारा वही होता है ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना। दूसरे स्टेप में बच्चों हमें टोटल चेंज निकालना है। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट दिए हैं उनमें टोटल चेंज निकालना है। तो देखो बच्चों क्रोमियम +6 से किस में जा रहा है, +3 में। तो क्रोमियम को +6 से +3 में मैंने लिख दिया, लेकिन कितने क्रोमियम के एटम है रिएक्टेंट के अंदर, दो क्रोमियम के एटम है। तो जितने एटम है उतने नंबर से आप क्या करो, उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, देखो 2 × +6 +12 हो गया, और 2 × +3 +6 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस नंबर को इन चार्जेस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि +12 से +6 में जा रहा है, मतलब टोटल चार्ज आपका +12 से +6 में जा रहा है। तो डिक्रीज कितने का हुआ बच्चों, डिक्रीज हुआ 6 यूनिट का, मतलब चेंज कितने का आया ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6 का। तो जितना भी हमारा चेंज आता है बच्चों, ठीक है, वही हमारी वैलेंसी फैक्टर कहलाती है। तो क्रोमियम का जो हमारा चेंज है टोटल उस 6 यूनिट का है, 6 यूनिट का है, तो वैलेंसी फैक्टर उसका 6 कहेंगे। रही बात आयरन की, तो आयरन +2 से +3 में जा रहा है, और कितने आयरन के एटम दिए हैं बच्चों, यहाँ पे सिर्फ एक ही आयरन का एटम। तो मैंने 1 से ही मल्टीप्लाई किया है इस इक्वेशन को। 1 × +2 हो गया, 1 × +3 हो गया। तो टोटल चेंज कितने का आया है बच्चों, +2 से +3 मतलब चेंज आया है 1 यूनिट का। जितना भी चेंज है वही उसकी वैलेंसी फैक्टर कहलाएगी। तो हम यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में क्या किए बच्चों, जो रिएक्टेंट है उनके अंदर जितना भी चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, टोटल चेंज, उनको हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमने पता लगा लिया कि Cr2O7 - 2 के केस में चेंज आपका 6 यूनिट का है, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर हमने 6 कह दी। और आयरन के केस में 1 यूनिट का चेंज है, तो वैलेंसी फैक्टर हमने इसको 1 कह दिया। जैसे आप टोटल चेंज निकाल लेते हो, हमारा आधा काम खत्म हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है बच्चों आप लोगों को, कि ये जो आपने चेंज निकाला है ना, वैलेंसी फैक्टर जो निकाला है, इन नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो रिएक्टेंट के साइड सिर्फ। तो 1 को हम क्या करेंगे, Cr2O7 - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आयरन के साथ। तो हमने क्या किया बच्चों, जो भी वैलेंसी फैक्टर निकाला था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, किसके साइड, रिएक्टेंट के साइड। तो जो Fe का वैलेंसी फैक्टर है उसको डाइक्रोमेट के साथ मल्टीप्लाई किया, और डाइक्रोमेट का जो वैलेंसी फैक्टर है उसको Fe के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हमें कुछ ये इक्वेशन मिल गया। ये हमारा स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी कोई और एटम अगर रिएक्शन में इन्वॉल्व है, पहले आप उनको बैलेंस कर दीजिए। तो जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे दो क्रोमियम है, बट राइट साइड में एक ही क्रोमियम है। तो क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए मैंने क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड में। यहाँ पे आयरन टोटल 6 है, तो 6 आयरन को बैलेंस करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो हमारा यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे एटम बैलेंस हो चुके हैं। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है,
तो स्टेप नंबर 5 में बच्चों आपको करना बस इतना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना पड़ता है। तो लेफ्ट साइड देखिए 7 ऑक्सीजन है और राइट साइड बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं था। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है और यहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं था राइट साइड में। तो इसका मतलब है राइट साइड में है 0 ऑक्सीजन और लेफ्ट साइड में है 7 ऑक्सीजन। तो कितने का डिफरेंस है? 7 का। तो जितने का डिफरेंस होगा ऑक्सीजन में, उतने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम उतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देंगे। तो 7 वाटर मॉलिक्यूल मैंने ऐड कर दिया राइट साइड में, सो दैट ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो जाए। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की बच्चों। तो लास्ट स्टेप में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो राइट साइड में देखिए बच्चों कितने हाइड्रोजन है, 7 × 2 14 हाइड्रोजन, और लेफ्ट साइड में बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं है, 0 हाइड्रोजन। तो डिफरेंस कितने का है? 14 का। तो 14 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम के अंदर बच्चों हमें H+ को यूज़ करना है। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 14H+ को हमने लेफ्ट साइड में लिख दिया। अब हमारा जो स्टेप नंबर 6 है, इसमें हमारा बैलेंस इक्वेशन बच्चों आ चुका है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में आपको चार्ज को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जैसे ही हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, आपका इक्वेशन ऑटोमेटिकली अपने चार्ज को बैलेंस कर लेगा। आप देख भी सकते हैं बच्चों, चार्ज को भी हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे +6 चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज है देखिए, 6 × +3 विच विल बी +18। तो कितना हो गया ये 18 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 24 यूनिट ऑफ चार्ज, राइट। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया बच्चों, 24 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो लेफ्ट साइड भी 24 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 6 × +2 +12 चार्ज हो गया। उसके बाद यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना है, -2, और यहाँ पे 14 पॉजिटिव चार्ज है। 14 - 12 कितना हो गया, सॉरी 14 और -2 ये दोनों कितने हो गए, +12, और +12 + +12 कितने हो गए, +24। तो लेफ्ट साइड भी आपका +24 है, राइट साइड भी +24 है। मतलब आपको चार्ज को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर बच्चों यही इक्वेशन मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बजाय अगर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज़ करके सॉल्व किया होता, तो इक्वेशन काफ़ी लेंदी हो जाता। हमारा जो प्रॉब्लम था वो काफ़ी लेंथी हो जाता, क्योंकि हमें पहले इक्वेशन को 2 हाफ में स्प्लिट करना होता, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ में। फिर उनको इंडिविजुअली बैलेंस करना पड़ता, फिर वहाँ पे हमें चार्ज को भी बैलेंस करनी होती है। तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इसीलिए हमें ऐसे मेथड को अडॉप्ट करना है एग्ज़ाम के लिए, जो कि हमारा काफ़ी सिंपल हो एज वेल एज कम टाइम टेकिंग हो। दूसरा बच्चों, यहाँ पे मैं रिएक्शन को बैलेंस करूँगी बेसिक मीडियम के अंदर। तो बेसिक मीडियम में जैसे एक रिएक्शन मैंने लिया है, परमैंगनेट आयन MnO4- I- के साथ बेसिक मीडियम के अंदर आपका रिएक्शन दे रहा है, और प्रोडक्ट में ये बना रहा है MnO4- मैंगनेट आयन, और यहाँ पे आयोडेट आयन IO3-। अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है बच्चों। स्टार्टिंग के जो सारे मेथड है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3, ठीक है, यहाँ तक सेम रखिए पहले। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे एलिमेंट है इस रिएक्शन के अंदर, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को वेरीफाई कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। स्टेप नंबर 2 में यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे हम टोटल चेंज निकालते थे। यहाँ पे भी वही करना है बच्चों। तो यहाँ देखिए मैंगनीज का चेंज निकालेंगे। मैंगनीज +7 से किस में जा रहा है, +6 में। तो चेंज कितने का आया है, 1 का। और यहाँ पे 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया बच्चों, क्योंकि MnO4- में मैंगनीज का एक ही एटम है, तो हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो 1 × +7 +7, 1 × +6 +6, तो 7 से 6 में सिर्फ एक ही का चेंज आया, तो यही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। और रही बात I की, तो I यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में -1 में है, और राइट साइड में I आपका +5 में है। तो -1 से +5 में कितने का चेंज आया बच्चों, 6 यूनिट का चेंज आया। तो वैलेंसी फैक्टर हमारा 6 होगा। और यहाँ पे हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही I का एटम है। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं होगा, 6 ही आएगा वैलेंसी फैक्टर। तो हमने क्या निकाला बच्चों, MnO4- और I- के इंडिविजुअली वैलेंसी फैक्टर निकाल दिया। इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी है बच्चों, 6 है। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, जैसा कि हम पिछले केस में किए थे वैसा ही करना है। वैलेंसी फैक्टर जो निकाला है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6 को MnO4- से मल्टीप्लाई करो,
और I नेगेटिव को 1 से मल्टीप्लाई करो। तो ये हमें मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरा स्टेप मिला। यहाँ पे फोर्थ स्टेप में हम क्या करते थे बच्चों, बैलेंस एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे भी वही करना है, जितने भी एटम है अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन उनको बैलेंस कर दो। तो देखो यहाँ पे 6 मैंगनीज है, तो 6 मैंगनीज को मल्टीप्लाई बैलेंस करने के लिए मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, और I के तो एटम 1 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसको हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे सारे एटम बैलेंस हो चुके हैं। अब बारी आती है ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। तो यहाँ देखो बच्चों, स्टेप नंबर 5 में लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है, 6 इंटू 4 24 ऑक्सीजन, और राइट साइड में 6 इंटू 4 24, और यहाँ पे 3, तो 24 प्लस 3 27। तो यहाँ पे 24 ऑक्सीजन है और इस साइड 27 ऑक्सीजन है। तो कितने ऑक्सीजन का डिफरेंस है बच्चों, 3 ऑक्सीजन का। और कहाँ पे ऑक्सीजन कम है आपका, लेफ्ट साइड में। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी उसी साइड ऑक्सीजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे हम लोग। और सिंस 3 का डिफरेंस है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी बच्चों सेम रूल है जो कि हमने ऊपर फॉलो किया था। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किसको यूज़ किया था हमने, वाटर को। यहाँ पे बेसिक मीडियम में भी वही करना है। तो जैसा कि हमने देखा कि 3 ऑक्सीजन की कमी है लेफ्ट साइड में, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड कर दिया लेफ्ट साइड में। तो यहाँ तक हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है। लास्ट स्टेप आपका थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। देखो, पिछले केस में एसिडिक मीडियम के अंदर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते थे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H+ को यूज़ कर देते थे। जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होती थी उस साइड हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ लगा देते थे। बट यहाँ पे बच्चों रूल क्या है, देखो, अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें हम, तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो कितने का डिफरेंस है, लेफ्ट साइड में 6 हाइड्रोजन, राइट साइड में 0 हाइड्रोजन, तो डिफरेंस इज ऑफ 6। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, जिस साइड हाइड्रोजन की कमी है उतने वाटर मॉलिक्यूल आप फिर से डाल दो। जैसे देखिए यहाँ पे डिफरेंस है हमारा 6 का, तो हमने क्या किया, राइट साइड में 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। हाइड्रोजन की वैलेंसी को भी फुलफिल करने के लिए, उसके डेफिशिएंसी को भी फुलफिल करने के लिए वाटर के ही मॉलिक्यूल ऐड करने हैं। तो कितने की कमी थी हाइड्रोजन की, 6 की, तो हमने 6 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। कौन से साइड, जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी थी। तो हाइड्रोजन की कमी कहाँ पे था बच्चों, राइट साइड में, तो इसलिए हमने 6 H2O को डाल दिया। लेकिन जितने H2O आप डालोगे उतने ही इक्वल नंबर में OH नेगेटिव आपको अपोजिट साइड में डाल देना है। मतलब अगर वाटर मॉलिक्यूल 6 आपने राइट साइड में डाला है तो 6 OH नेगेटिव आपको लेफ्ट साइड में डालना है। तो यही हमारा रूल है कि टू बैलेंस हाइड्रोजन ऐड H2O इक्वल टू दी हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। जितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी थी उतने वाटर मॉलिक्यूल मैंने ऐड किया और इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव हमने अपोजिट साइड ऐड कर दिया। तो फाइनली बच्चों हमारा ये इक्वेशन आ चुका है। दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब स्टेप नंबर 6 के आते ही, उसको बैलेंस करते ही हाइड्रोजन जैसी बैलेंस होगा हमारा चार्ज भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। मतलब हमें एडिशनल चार्ज को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बच्चों मैंने आपको 2 मेथड बताया, बेसिक मीडियम एज वेल एज एसिडिक मीडियम में किस तरह से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में बच्चों 5-6 रिएक्शन है जिनको हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम किसको कहते हैं, जिसमें A और B आपस में कंबाइन करके C बनाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका रिडॉक्स रिएक्शन तभी कहलाएगा अगर A या B में से कोई एक या दोनों एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए। जैसे यहाँ देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में हैं और दोनों कंबाइन करके CO2 बना रहे हैं। तो जब यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड में या तो दोनों ही या तो दोनों में से कोई एक अगर एलिमेंटल फॉर्म में होता है तभी जाके ये रिएक्शन आपका रिडॉक्स कहलाएगा। कैसे, देखिए यहाँ ऑक्सीजन 0 में है, कार्बन 0 में है, बट यहाँ पे कार्बन +4 में है, ऑक्सीजन -2 में है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और इसको कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे क्योंकि 2 एलिमेंट कंबाइन करके ये कंपाउंड बना रहा है। एक और एग्जांपल देखिए बच्चों, Mg + N2 Mg3N2 बना रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं दोनों रिएक्टेंट आपके किस फॉर्म में है बच्चों, एलिमेंटल फॉर्म में है, जिसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। सो अगेन दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन एंड सिंस ये कंपाउंड इन दोनों के कंबाइन होने से बना है,
तो इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इसी तरह से NaCl को बनाने के लिए Na और Cl2 आपस में कंबाइन कर रहा है, जहाँ पे सोडियम और Cl दोनों ही अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, ठीक है, जहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cl का रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पे दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं, और अगर रिएक्टेंट के अंदर या तो दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में है या दोनों में से कोई एक अपना एलिमेंटल फॉर्म में है, तो हम इस तरह के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा है बच्चों डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। जो भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसको रिवर्स कर दीजिए। जैसे Mg3N2 है, उसको रिवर्स कर दूंगी तो क्या बनेगा, Mg+N2। इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया है मैंने, क्योंकि हमें बस यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में देखना है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ताकि हम ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा उसको पता लगा सकें। तो यहाँ देखो, अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूँ, हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा, जहाँ पे देखिए मैग्नीशियम +2 से जा रहा है किसके अंदर, 0 में, मतलब मैग्नीशियम का हुआ रिडक्शन, और नाइट्रोजन आपका -3 से जा रहा है 0 में, मतलब उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये एक डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन है, जहाँ पे कंपाउंड को डिकम्पोज करके हम उसको अपने एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। बट रिमेंबर दैट ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाता है। कैल्शियम +2 में है, यहाँ भी +2 में है। कार्बन आपका +4 में है, यहाँ भी +4 में है। ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ ऑक्सीजन -2 में है, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो हम बच्चों इसको क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। सो ऑल decomposition reactions are not at all redox reaction। तीसरा है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, किसी कंपाउंड को, सपोज यहाँ पे YZ कोई कंपाउंड है, आपने उसको X के साथ रिएक्शन किया, X यहाँ से क्या करेगा, YZ में से लेटेस्ट से Y को डिस्प्लेस करके Z के साथ खुद ही कंबाइन कर गया। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक एलिमेंट क्या करता है, किसी कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं बच्चों, सबसे पहला है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किसको कहते हैं, जहाँ पे एक हाई एक्टिव मेटल या मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को उसी के कंपाउंड में से अलग कर देता है। जैसे जिंक का रिएक्शन अगर कॉपर सल्फेट के साथ आप कराएंगे तो जिंक क्या करता है बच्चों, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद यहाँ पे सल्फेट के साथ कंबाइन करके ZnSO4 बना देता है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर एक्टिव मेटल displaces less active metal, such type of reactions are nothing but metal displacement reaction। दूसरा है non metal displacement reaction। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, यूजुअली ये हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड है। जैसे यहाँ देखिए सोडियम का रिएक्शन हमने वाटर के साथ किया, तो सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके NaOH बना रहा है और साथ साथ में इस वाटर में से किसको डिस्प्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन या नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट होगा, उस रिएक्शन को नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नाउ फोर्थ रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक ही एटम आपका ऑक्सीडाइज होता है और वही सेम एटम आपका रिड्यूस भी होता है एक ही रिएक्शन के अंदर। जैसे यहाँ देखिए फ्यू एग्जांपल्स लिया है मैंने। फॉस्फोरस 0 में है और यहाँ पे राइट साइड में -3 और +1 में है, तो फॉस्फोरस का ही रिडक्शन हो रहा है बच्चों और फॉस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ भी +3 से +5 में फॉस्फोरस जा रहा है और +3 से -3 में जा रहा है, मतलब +3 से +5 मतलब ऑक्सीडेशन, +3 से -3 मतलब रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन भी फॉस्फोरस का हो रहा है और रिडक्शन भी फॉस्फोरस का हो रहा है। इसी तरह से क्लोरीन आपका 0 से -1 मतलब रिडक्शन और 0 से +5 मतलब ऑक्सीडेशन। तो जब कोई एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में होती है तो हम उस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं। मतलब कोई भी रिएक्शन दे दो, अगर एक ही एटम आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही सेम एटम आपका रिड्यूस हो रहा है और दोनों यहाँ पे चीज़ें एक ही रिएक्शन में अगर होगी तो हम उसको डिस्प्रपोर्शनेशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है बच्चों यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन हम किसको कहते हैं,
अगर कोई ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन है बच्चों जिसमें एक सिंगल कंपाउंड का ही ऑक्सीडेशन होगा और उसी कंपाउंड का रिडक्शन होगा, मतलब एक सिंगल कंपाउंड है, उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन हुआ, तो हम उस तरह के रिएक्शन को इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें दो फेमस एग्जांपल्स है जो कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। सबसे पहला है पोटेशियम क्लोरेट बच्चों। तो पोटेशियम क्लोरेट के अंदर बच्चों यहाँ पे जो Cl है हमारा +5 में है और ऑक्सीजन आपका -2 में है, बट जब उसको हीट किया जाता है तो हीट करके हमें KClNO2 मिलता है, जहाँ पे Cl आपका -1 में है, ऑक्सीजन आपका 0 में है। तो क्लोरीन +5 से -1 में गया तो क्या हुआ, रिडक्शन, और ऑक्सीजन -2 से 0 में गया तो क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसी कंपाउंड का हो रहा है, इसी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है उनका हो रहा है। एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरे का रिडक्शन हुआ। अगर दोनों एलिमेंट सेम ही कंपाउंड से बिलोंग करते हैं तो हम कहते हैं इस तरह के रिएक्शन को इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। उसी तरह से देखिए सेकेंड एग्जांपल है अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम आपका +6 में होता है बच्चों और नाइट्रोजन आपका -3 में होता है। अगर इस कंपाउंड को हीट कर देते हैं तो हीट करने से नाइट्रोजन -3 से 0 में चला जाता है, मतलब N2 में कन्वर्ट होता है। तो -3 से 0 मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो नाइट्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन और क्रोमियम +6 से चला जाता है +3 में, तो इसका हुआ रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बच्चों इसी कंपाउंड का हो रहा है, अमोनियम डाइक्रोमेट का। इसी कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, क्रोमियम का रिडक्शन हुआ। तो जब दोनों एलिमेंट एक ही कंपाउंड के होते हैं और उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होता है तो ऐसे रिएक्शन हमारे इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाते हैं। दूसरा है बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है बच्चों, मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। जहाँ पे ध्यान रखिएगा रिडॉक्स रिएक्शंस के केस में वैलेंसी फैक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल। एक मोल के अंदर कितना टोटल चेंज आता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, वही उसकी वैलेंसी फैक्टर कहलाती है। अब 3-4 चीज़ें यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसको ध्यान में रखिएगा, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा एग्जाम के लिए। पोटेशियम परमैंगनेट का बच्चों काफ़ी बार आप लोगों को क्वेश्चंस आता है रिडॉक्स में। पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज अपना +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अगर ये आपका KMnO4 जो है, सिंस यहाँ पे मैंगनीज अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जब कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट में होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वो एलिमेंट आपका किसकी तरह, मतलब वो कंपाउंड आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जब कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वहाँ पे वो बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि अगर ये एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह फंक्शन करेगा तो मैंगनीज +7 से चला जाता है +2 में, और +7 से +2 का मतलब क्या है, चेंज कितने का आ रहा है, +7 से +2 का मतलब है चेंज आ रहा है 5 यूनिट का। तो वैलेंसी फैक्टर आपका 5 होगा बच्चों। और सपोज अगर KMnO4 का मोलार मास में m ले लेती हूँ तो इक्विवेलेंट मास इज नथिंग बट मोलार मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो जितना भी चेंज आया है ऑक्सीडेशन स्टेट में वही वैलेंसी फैक्टर होता है। और अगर उस वैलेंसी फैक्टर को यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दे तो हमें फाइनली क्या पता चल जाएगा बच्चों, KMnO4 का इक्विवेलेंट मास पता चलेगा इन एसिडिक मीडियम। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम को फेवर करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में मैंगनीज बच्चों +7 से कन्वर्ट हो जाता है +6 में। तो +7 से +6 मतलब कितने का चेंज आया बच्चों, तो चेंज यहाँ पे 1 यूनिट का आया है। तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे कितना होगा, 1। और वैलेंसी फैक्टर अगर 1 है तो इक्विवेलेंट मास विल बी m/1 होगा। ठीक है। न्यूट्रल मीडियम या वीकली बेसिक मीडियम की बात करें तो मैंगनीज आपका +7 से +4 में चला जाता है बाय फॉर्मिंग MnO2। तो चेंज कितने का आ रहा है, देखिए +7 से ये जा रहा है +4 में, तो चेंज हुआ 3 यूनिट का। तो अगर 3 यूनिट का चेंज है बच्चों इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर इसका 3 होगा और इक्विवेलेंट मास आपका m/3 हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है KMnO4 के रेस्पेक्ट में। दूसरा यहाँ पे कंपाउंड है हमारा K2Cr2O7। K2Cr2O7 के अंदर जो क्रोमियम है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एसिडिक मीडियम के अंदर क्रोमियम आपका +6 से +3 में चला जाता है। अब हमें इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है।
तो क्रोमियम बच्चों +6 से किस में जा रहा है, +3 में। अब 1 मोल डाइक्रोमेट के अंदर, 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर कितने क्रोमियम के एटम है, 2। तो हमें क्या करना है, जितने एटम होते हैं 1 मोल के अंदर उस नंबर से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। अब 2 इंटू +6 कितना होगा, +12। 2 इंटू +3 कितना होगा, +6। तो चेंज कितने का आया है, चेंज यहाँ पे 6 यूनिट का आया है। तो जितने का चेंज होगा उतनी ही वैलेंसी फैक्टर कहलाएगी। तो इक्विवेलेंट मास इसका कितना होगा, इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 6। नाउ तीसरा कंपाउंड है बच्चों हमारा आयरन ऑक्सलेट। आयरन ऑक्सलेट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O4। अब आयरन ऑक्सलेट के अंदर बच्चों ये जो हमारा Fe2O4 है, आयरन आपका +2 में है और ऑक्सलेट आपका C2O4 -2 के अंदर है। आयरन आपका +2 से +3 में चला जाता है एसिडिक मीडियम में, और C2O4 -2 जो है ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 के अंदर। अगर मैं इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो आयरन यहाँ पे +2 में है और C2O4 -2 के अंदर बच्चों कार्बन एक्चुअली में +3 में है। तो जब इस कंपाउंड को हम यूज़ करेंगे एसिडिक मीडियम के अंदर तो आयरन आपका चला जाएगा +3 में और कार्बन +3 से +4 में जा रहा है। तो टोटल चेंज कितना आएगा इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में उसको निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या ट्रिक है हमारा, आयरन +2 से गया +3 में, कितने आयरन के एटम है यहाँ पे 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू +2 +2, 1 इंटू +3 +3, तो 2 से 3 मतलब इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 से +3 में जा रहा है तो इंक्रीज हुआ। और कितने का इंक्रीज हो रहा है बच्चों, 1 यूनिट का। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि इसका जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, चेंज हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि इंक्रीज बाय 1 यूनिट इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब रही बात कार्बन की, तो कार्बन +3 से किस में जा रहा है, +4 में। और कितने कार्बन के एटम है 1 मोल के अंदर, 2 कार्बन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को। नाउ 2 इंटू +3 +6, 2 इंटू +4 +8, तो कितने का चेंज आया बच्चों, 2 यूनिट का। और इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज बाय 2 यूनिट। तो आयरन में 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ, कार्बन में 2 यूनिट का इंक्रीज हुआ। तो अगर मैं इस पूरे कंपाउंड की बात करूं तो पूरे कंपाउंड में कितने यूनिट का इंक्रीज हुआ है, 3 यूनिट का। यहाँ 1 यहाँ 2, तो टोटल इंक्रीज हमारा कितना हुआ बच्चों, 3। तो जितना टोटल इंक्रीज हुआ है वही उसकी वैलेंसी फैक्टर कहलाएगी। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, m/3 हो जाएगा। अगर हम S2O3 -2 की बात करें, दिस इज थायोसल्फेट आयन। तो थायोसल्फेट आयन को बच्चों अगर हम एसिडिक मीडियम में यूज़ करते हैं तो ये थायोनेट आयन बनाता है, S4O6 -2। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालेंगे तो +2 मिलेगा, और यहाँ पे जब आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आपको 2.5 मिलेगा। अब देखिए अगर मैं इसके अंदर चेंज निकालना चाहती हूँ तो सल्फर आपका 2 से 2.5 में जा रहा है। अब 1 मोल कंपाउंड के अंदर कितने सल्फर के एटम है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2.5 5, तो कितने का चेंज आया, 1 का। मतलब इस रिएक्शन में एसिडिक मीडियम के अंदर टोटल चेंज आया है सिर्फ 1 का, 4 से 5, राइट। हमने टोटल चेंज निकाला है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया था क्योंकि यहाँ पे 1 मोल के अंदर कितने सल्फर थे, 2, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ टोटल चेंज निकाला। एंड सिंस टोटल चेंज बच्चों यहाँ पे हमारा 1 यूनिट है तो इक्विवेलेंट मास विल बी मोलर मास अपॉन 1 होगा। अगर बेसिक मीडियम की बात करें बच्चों तो बेसिक मीडियम के अंदर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा थायोसल्फेट आयन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट में। सल्फेट में सल्फर +6 में है। अब यहाँ देखिए ये जो सल्फर है यहाँ 2 में था, +2 में, और राइट साइड में बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो गया, +6 में। कितने सल्फर के एटम है 1 मोल के अंदर, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को। अब 2 इंटू +2 +4, 2 इंटू +6 कितना होगा, 2 इंटू +2 +4 एंड 2 इंटू +6 +12, तो +4 से +12 कितने का चेंज आया, 8 का। तो 8 का चेंज आया मतलब इसकी वैलेंसी फैक्टर इस बेसिक मीडियम में कितनी है, 8। तो इक्विवेलेंट मास इस थायोसल्फेट का इस बेसिक मीडियम में कितना हो जाएगा, m/8 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में बस आपको करना क्या है, टोटल चेंज निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट में, और उसके बाद आपको टोटल चेंज को वैलेंसी फैक्टर मान लेना है। और इक्विवेलेंट मास को कैसे निकाला जाता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। एक और क्वेश्चन देखिए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही आ रखा है बच्चों, Fe2S3। अब यहाँ देखो सिंपल ट्रिक आप लगाना,
आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये सल्फर का एटम होगा, और सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो आयरन का एटम होगा। मतलब Fe के ऊपर 3 लिखना, सल्फर के ऊपर 2 लिखना, बट मेटल हमेशा प्लस होगा, नॉन मेटल हमेशा माइनस होगा। बस इतना ध्यान रख लीजिए। मतलब यहाँ से मुझे पता चल गया कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, सल्फर का -2 है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आयरन जो है +3 से किस में जा रहा है, +2 में। तो आयरन आपका +3 से जा रहा है +2 के अंदर। अब कितने आयरन के एटम है 1 मोल के अंदर, 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे इक्वेशन को। अब यहाँ पे कितने आयरन के टोटल आयरन के ऊपर चार्ज कितना होगा, तो 2 इंटू +3 +6, 2 इंटू +2 +4। तो यहाँ पे +6 से कितने में चेंज आ रहा है बच्चों, +6 से +4 में जा रहा है। मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट का। और कितने का डिक्रीज हुआ है, 2 यूनिट का। तो हमने लिखा कि डिक्रीज बाय 2 यूनिट। अब रही बात सल्फर की, तो सल्फर आपका -2 से किस में जा रहा है, SO2, जहाँ पे सल्फर +4 में है। तो सल्फर इज changing from -2 to +4 oxidation state. Now, how many sulfur atoms are present in 1 mole of the compound? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए पूरे इक्वेशन को। नाउ 3 इंटू -2, टोटल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू -2 -6, एंड 3 इंटू +4 +12। तो -6 से +12 मतलब कितने का चेंज आ रहा है, 18 का। और इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीज हुआ है कितने यूनिट का, 18 का। नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हुआ है, और कितने यूनिट का इंक्रीज हुआ है, 18 का। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जो आयरन सल्फाइड हमने लिया था उसमें आयरन में डिक्रीज हुआ और सल्फर में इंक्रीज हुआ। तो नेट यहाँ पे हम देखेंगे, तो नेट का मतलब क्या है, एक अगर आपका इंक्रीज हुआ है तो उसको प्लस दे दीजिए, और जो डिक्रीज होगा उसको माइनस दे दीजिए। तो 18 हमारा प्लस है और यहाँ पे -2 है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, +16, है ना। तो यहाँ पे 18 हमारा इंक्रीज हुआ है, 2 यूनिट डिक्रीज हुआ है। तो नेट चेंज हमारा कितना होगा बच्चों, 16 का होगा। तो इक्विवेलेंट मास इसका कितना होगा, m/16 हो जाएगा। हमें नेट चेंज देखना है, एक डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है। तो नेट चेंज निकाल लीजिए। तो नेट यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज, और कितने का होगा, 16 यूनिट का होगा। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, जो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में बच्चों मोस्ट कॉमनली जो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, वो या तो पोटेशियम परमैंगनेट दिया होता है या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया होता है। और ये दोनों ही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अगर इनके सामने सपोज आपको KMnO4 है, किसी केमिकल रिएक्शन में आपको कहा जाए कि KMnO4 आपका Fe+2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम के अंदर ये जो रूल है ये आपको एसिडिक मीडियम के अंदर ही लगाना है बच्चों। तो KMnO4 या K2Cr2O7 के सामने अगर Fe+2 रख दिया जाए तो Fe+2 आपका Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। Sn+2 रख दिया जाए तो Sn+2 आपका प्रोडक्ट साइड में क्या बना के दे देगा, Sn+4 में कन्वर्ट होगा। सल्फाइट अगर दिया है तो सल्फेट में कन्वर्ट होगा। नाइट्राइट होगा तो नाइट्रेट में उसको कन्वर्ट कर देना, और ऑक्सलेट होगा तो उसको CO2 में कन्वर्ट कर देना। अगर I नेगेटिव होगा उसको I2 में कन्वर्ट कर देना। इसी तरह से अगर आपको सपोज Br नेगेटिव दिया है उसको Br2 में कन्वर्ट कर देना। तो ये हमें ध्यान रखना है। और उसी तरह से H2O2 अगर दिया है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना, O2 के अंदर कन्वर्ट कर देना। तो ये ध्यान रखना है बच्चों आप लोगों को कि अगर ये दोनों आपको सामने दिए हैं तो आपको इनको इन्हीं के अंदर कन्वर्ट करना है। और ये आपको काफ़ी ज़्यादा बच्चों मदद करेगा जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। लास्ट हमारा यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में क्या कहा जाता है बच्चों कि अगर सपोज A और B आपस में रिएक्ट करके C&D बना रहा है तो जितने भी यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं उन सभी के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपस में सेम रहेगा। हम कहेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D। जहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम किस किस मेथड से निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में किसी का मास दिया है और उसका इक्विवेलेंट मास आपको पता है तो आप सिंपली क्या करोगे, उसका ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अगर अभी तक आप लोगों ने मोल कंसेप्ट का टोटल वन शॉट नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे ये बातें मैंने डिस्कस कर रखी हैं कि नंबर ऑफ ग्राम
इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है। तो इक्विवेलेंट मास विल बी मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एक तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं, अगर मास दिया है तो मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको किसी का नॉर्मेलिटी दिया है और वॉल्यूम दिया है तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, दिस प्रोडक्ट विल गिव यू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी के जगह पे मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर भी हम लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया बाय रिप्लेसिंग नॉर्मेलिटी विथ मोलारिटी एंड वैलेंसी फैक्टर का प्रोडक्ट। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको वॉल्यूम लीटर के बजाय एमएल में दिया है तो वॉल्यूम इन लीटर एमएल को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो सेम इक्वेशन को ही मैंने इसमें कन्वर्ट किया। द ओनली डिफरेंस इज वॉल्यूम आपको लीटर के बजाय अगर क्वेश्चन में एमएल में दिया होगा तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिएगा, आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाएगा। और इसी इक्वेशन को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। नॉर्मेलिटी को सिंपली मैंने मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर से रिप्लेस कर दिया। और लास्ट होता है बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं इसी टॉपिक पे। जैसे सपोज क्वेश्चन में कहा है कि KMnO4 का नंबर ऑफ मोल निकालिए विच इज नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्सलेट। आयरन ऑक्सलेट हमारा FeC2O4 है बच्चों, और इसका रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो, KMnO4 के साथ। किसके अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर। तो अभी जस्ट हमने देखा था कि एसिडिक मीडियम के अंदर KMnO4 हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है +2 के अंदर। और +2 के अंदर अगर ये कन्वर्ट होता है तो चेंज कितने का आया था, 5 का। तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे 5 है। और आयरन ऑक्सलेट हमारा कौन सा था बच्चों, आयरन ऑक्सलेट था हमारा यहाँ पे FeC2O4। और FeC2O4 का ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक मीडियम में देखिए कितने का चेंज हो रहा था, तो टोटल चेंज यहाँ पे हो रहा था 3 का। इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी थी, टोटल यहाँ पे 3 का चेंज हो रहा था। तो इसकी वैलेंसी फैक्टर 3 है एसिडिक मीडियम में, और KMnO4 की वैलेंसी फैक्टर हमारी कितनी है, 5। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सिंपली इन दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए, क्योंकि अभी मैंने क्या कहा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सिंपली हम इनके आपस में इक्वल कर देते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जिनके बीच में रिएक्शन हो रहा है KMnO4 और आयरन ऑक्सलेट के बीच में, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में इक्वल कर देना। अब देखिए नंबर ऑफ मोल और वैलेंसी फैक्टर के बीच का रिलेशन हमें पता है। हमने अभी देखा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो हम सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के जगह पे नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ KMnO4 विच विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ आयरन ऑक्सलेट। अब यहाँ पे KMnO4 का मोल तो हमें निकालना है, तो उसको n ले लिया। वैलेंसी फैक्टर ऊपर अभी बताया मैंने कि एसिडिक मीडियम में इसका +5 होता है, तो ये 5 हो गया। और आयरन ऑक्सलेट का कितना होता है, +3 एसिडिक मीडियम में, तो ये 3 लिख दिया। और इसका नंबर ऑफ मोल कितना दिया है, 1, तो डाल दोगे तो यहाँ से n आपको 0.6 मिल जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ डाइक्रोमेट रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 0.1 मोल ऑफ SN+2 इन एसिडिक मीडियम। जैसा कि मैंने ऊपर कहा बच्चों कि अगर आपको SN+2 दिया है तो SN+2 को किस में कन्वर्ट करना है, SN+4 में कन्वर्ट करना है। किसके सामने, इन दोनों के सामने। तो रिएक्शन देखिए क्या कहा है कि डाइक्रोमेट जो है Cr2O7-2, ये आपका कन्वर्ट, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, SN+2 के साथ। तो SN+2 को SN+4 में भेज देना, जैसा कि ऊपर मैंने नोट में लिखा है। और डाइक्रोमेट यहाँ पे देखिए मैंने लिखा था, क्योंकि इन्हीं की ज़रूरत हमें पड़ती है, तो क्वेश्चंस भी मैंने उसी का सिलेक्ट किया है यहाँ पे। तो ये हमारा डाइक्रोमेट है K2Cr2O7। और K2Cr2O7 जो है बच्चों, ये एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है +3 के अंदर। और टोटल चेंज अगर देखेंगे तो टोटल चेंज मैंने यहाँ निकाला था, टोटल चेंज कितने का था, 6 का। तो वैलेंसी फैक्टर इसका 6 है, तो वैलेंसी फैक्टर हमने इसका 6 मान लिया। तो हम क्या करेंगे, सिंस डाइक्रोमेट एज वेल एज SN+2 के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो हमने उनके दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर कर दिए। और इनके जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है बच्चों, दिस कैन बी रिप्लेस्ड एज नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, बिकॉज राइट नाउ आई सेड कि जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है हमारा, उसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। और जैसे नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के सामने लिख दोगे, तो नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ डाइक्रोमेट दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ SN+2। SN+2 का
नंबर ऑफ मोल कितना दिया है क्वेश्चन में 0.1, और इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या होगी, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो SN आपका +2 से +4 में जा रहा है, तो +2 से +4 का मतलब है कितने का चेंज हुआ, 2 का, तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। और वैलेंसी फैक्टर डाइक्रोमेट का हमने ऊपर देखा अभी कितना था, 6, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों जितने भी हमारे मेजर टॉपिक्स थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। एक छोटा सा पार्ट है रेडॉक्स कपल, जिसमें आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है, सॉल्ट ब्रिज का एप्लीकेशन, या सॉल्ट ब्रिज में किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट हम रखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किस तरह से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी सेल का निकालते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बट ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले लेक्चर्स के अंदर इंक्लूड कर दिया है, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया है। तो अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझना है तो आप वहाँ से जाके रेफर कर सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट टॉपिक जितने भी मेजर टॉपिक है जो हमारे इंपॉर्टेंट है, प्लस जितने भी छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, हमने उनको इस लेक्चर के अंदर इंक्लूड किया है। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए, एज वेल एज आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा, मतलब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा रिवाइज करने के लिए। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, एज वेल एज जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में और भी वीडियोस आप लोगों को मिल सके। थैंक यू वेरी मच बच्चों।